मानव ने उस औरत के चेहरे को गौर से देखा तो उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। मानव उस औरत के पास आया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? औरत ने मानव की आवाज सुनी तो डर के मारे 2 कदम पीछे खिसक गई और अपना सिर जल्दी से नीचे की तरफ झुका लिया। मानव ने औरत को डरते हुए देखा तो समझ गया कि औरत उसकी भारी भरकम आवाज से सहम गई है, या फिर हो सकता है कि मानव अभी नया नया यहाँ का राजा बना है तो यहाँ के कर्मचारी और नौकर लोग उससे डर रहे हों। मानव ने तुरंत ही अपने कदम पीछे ले लिए और औरत को समझाते हुए बोला, आप कौन हैं? अपना नाम तो बताइए, और आप यहां पर कब से काम कर रही हैं? आपको मुझसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। औरत ने मानव की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो पीछे की तरफ ही खिसकती रही। मानव ने देखा कि औरत ने अपने एक हाथ में उस बर्तन को पकड़ रखा है जिसमें वो दूध का गिलास लेकर आई थी, और दूसरे हाथ से उसने अपने साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ रखा है। मानव कुछ बोलता इससे पहले ही औरत का हाथ दीवार के पास में रखे बर्तन से लड़ गया और कई सारे बर्तन भरभरा कर जमीन पर गिर गए। जैसे ही बर्तन की आवाज बाहर गई, 2-3 सिपाही भागकर अंदर आ गए। दिव्यानी ने मानव की सुरक्षा के लिए वहां पर कुछ सिपाहियों को तैनात कर रखा था, क्योंकि उसे डर था कि हो सकता है कुछ लोग मानव के ऊपर हमला करें। हर दल में कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो मानव को अपना राजा स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो मानव की शक्ति और ताकत की वजह से सामने से आकर उसको चुनौती नहीं दे सकते थे। सिपाही जैसे ही अंदर आए, मानव ने हाथ के इशारे से उन्हें दूर ही रोक दिया। तभी दिव्यानी भागते भागते अंदर आई और मानव की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? मानव ने दिव्यानी की तरफ देखा और बोला, नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है। ये नौकरानी कौन है? दिव्यानी ने पास में खड़े एक सिपाही की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम इसे पहचानते हो? जवाब में उस सिपाही ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, ये एक दासी है, काफी साल से यहां पर काम कर रही है। मानव ने फिर से औरत की तरफ देखा और सिपाही से पूछा, क्या ये डरी हुई है? ये जवाब क्यों नहीं दे रही है? सिपाही ने उस औरत की तरफ दया भरी नजरों से देखा और बोला, महाराज जी, ये गूंगी है। मानव ने सिपाही की बात सुनी तो चौंक गया। उसे लगा कि वो जिस औरत को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ये वो औरत नहीं है। तभी सिपाही आगे बोला, ये जन्म से गूंगी नहीं थी, इसे बाद में गूंगा बनाया गया। मानव ने सिपाही की बात सुनी तो चौंक गया और पूछा, इसका क्या मतलब है कि इसे बाद में गूंगा बनाया गया? क्या इसे कोई सजा दी गई थी? तभी दिव्यानी बोली, नहीं मानवेंद्र जी, अश्वदल में सजा के तौर पर जीभ नहीं काटी जाती है। जितना मुझे पता है कि ये शायद उन लोगों में से थी जिन्हें युद्ध में जीत कर लाया गया था और यहां दास बनाकर रखा गया था। अश्वदल का एक कड़ा नियम है कि जिन लोगों को दास बनाकर लाया जाता है, उन लोगों की धोखेबाजी और जासूसी से बचने के लिए अक्सर उनकी जीभ काट दी जाती है। मानव ने दिव्यानी की बात सुनी तो गुस्से से उसके नथुने फड़कने लगे और वो चिल्लाते हुए बोला, क्या यह नियम सभी दासों के ऊपर लागू होता है? दिव्यानी डरते हुए बोली, नहीं, सभी लोगों के ऊपर नहीं, ये नियम सरदार के हाथ में है। सरदार जिसको चाहे उस दास की जीभ कटवा सकता है। मानव ने दिव्यानी की बात सुनी तो गुस्से से भड़कता हुआ बोला, कैसे भी करके उस सरदार को ढूंढो, उसका पता करो कि वो कौन था जिसने इस औरत की जीभ काटी। उसके बाद मानव ने सभी लोगों को वहां से चले जाने का इशारा किया और औरत को वहीं रोक लिया। सबके जाने के बाद मानव ने औरत की तरफ देखा और बोला, आप दरवाजे को बंद कर दें, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। औरत अभी भी सहमी सहमी सी थी। उसने आगे बढ़कर दरवाजे को बंद किया और फिर मानव की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। मानव जैसे ही उस औरत की तरफ 2 कदम आगे बढ़ा, औरत ने धीरे से अपना पल्लू नीचे की तरफ गिरा दिया और हाथ सीधे करके खड़ी हो गई। मानव ने जैसे ही औरत को अपने कपड़े खोलते हुए देखा तो समझ गया कि औरत ने उसे कुछ और समझ लिया है। मानव तुरंत पीछे हट गया और हाथ जोड़ते हुए बोला, आप मेरी मां के समान हैं, आप कृपया ऐसा ना करें, आप अपने कपड़े वापस ठीक कर लें। मानव ने जब औरत को अपना पल्लू हटाते हुए देखा तो वो समझ चुका था कि ये काम औरत के लिए पहली बार नहीं है। इससे पहले कई बार कई लोगों ने उसके साथ ऐसी हरकत की होगी, इसलिए वो ऐसी चीजों के लिए अभ्यस्त है। मानव की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपते हुए होठों से बोला, क्या आप गरुड़ दल से हैं? क्या आपको इन लोगों ने वहां से बंदी बनाया था? औरत ने मानव की बात सुनी तो अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसे मानव की आंखों में आंसू दिखे तो वो सकपका गई और धीरे से हां में अपना सिर हिला लिया। मानव ने उसके चेहरे को गौर से देखा और बोला, क्या आपके पति योद्धा थे
और आपकी एक बेटी भी है। औरत ने जब मानव के मुंह से बेटी की बात सुनी तो उसकी आंख से आंसू निकल आए। उसने अपना मुंह थोड़ा सा खोला और जल्दी जल्दी 2-3 बार ऊपर नीचे करके सिर हिला दिया। जैसे ही मानव ने औरत का हामी में सिर हिलते देखा, उसकी आंख से आंसू बहकर उसके गालों पर पहुंच गए। मानव तुरंत ही औरत के पैरों पर गिर पड़ा और पैर छूते हुए बोला, आप रोशनी की मां है ना? औरत ने मानव की बात सुनी तो मानव के सिर पर हाथ रखकर उसे उठाते हुए हां में सिर हिला दिया। मानव ने आगे बढ़कर औरत को गले से लगाया और बोला, आपकी बेटी बहुत बहादुर है। वो आपको ढूंढने के लिए अश्वदल की तरफ आई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे मिल जाएंगी। आपका और आपकी बेटी का चेहरा एकदम एक जैसा है। मैं आपको आपकी बेटी के चेहरे से ही पहचान पाया। मानव ने औरत के हाथ से तश्तरी लेकर उसे किनारे रख दिया और बोला, आज के बाद से आप ही सब कोई काम नहीं करेंगी। आप मेरी मां के समान है। मैं आपको यहां से निकालकर आपके घर वापस लेकर जाऊंगा। इतना कहकर मानव रोशनी की मां को लेकर बिस्तर के पास आया और उन्हें वहीं पर बिठा दिया। मानव पूरे दिन का थका था, लेकिन रोशनी की मां के मिल जाने के बाद से उसे नींद नहीं आ रही थी। वो चाहता तो रोशनी की मां को वहां से वापस भेज देता और उसे सोने के लिए कह सकता था, लेकिन ये बात मानव भी जानता था कि आज की रात रोशनी की मां को भी नींद नहीं आएगी। बिस्तर पर बैठने के बाद मानव उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। रोशनी की मां मानव के बालों में हाथ फेरती रही और वो उसे और अपनी रोशनी की तरह तरह की बातें सुनाता रहा। रोशनी की मां बीच में कभी हंसती, कभी मुस्कुरा देती और कभी 2 बूंद आंसू टपका देती। बातें करते करते ही मानव की आंख लग गई और वो सो गया। लेकिन रोशनी की मां की आंखों में नींद नहीं, बल्कि सुबह का इंतजार था कि कब अगली सुबह होगी और वो वापस अपने घर जा सकेगी। सुबह होते ही मानव रोशनी की मां ममता को लेकर बाहर आ गया। मानव ने दिव्यानी को उस आदमी को ढूंढने के लिए कहा और ममता को लेकर वृकोदर के साथ वापस गरुड़ दल की तरफ लौट आया। मानव के आने से पहले ही सचान ने जाकर अमरीश को मानव के आने के बारे में सूचना दे दी थी। मानव ने अमरीश के पास पहुंचकर ममता को उसे सौंप दिया और उसे बताया कि वो रोशनी की मां है, जो काफी साल पहले दासी बनकर यहां से ले जाई गई थी। अमरीश ने मानव के कहे अनुसार ममता के लिए अपने महल में ही अच्छा सा इंतजाम कर दिया था और साथ में रोशनी को ढूंढने के लिए कुछ लोगों को सूचना भिजवा दी थी। मानव जानता था कि रोशनी अपनी मां को ढूंढ रही है और उसे पता नहीं चल पाएगा कि उसकी मां वापस घर आ चुकी है। अमरीश ने मानव को भी वहां पर रुकने के लिए कहा, लेकिन मानव ने मना कर दिया और वो वापस नागदल की तरफ चला आया। मानव नागदल की तरफ वापस आया तो उसे तेजस्विनी कहीं भी दिखाई नहीं दी। मानव ने सिपाही से पूछा तो उसने बताया कि तेजस्विनी दौरे पर गई हुई है। मानव समझ गया कि तेजस्विनी अभी से सारे काम पर लग गई और वो योद्धाओं को इकट्ठा करने के लिए गई होगी। सिपाही ने मानव के आदेश पर मानव के नाम से एक चिट्ठी नाग के हाथों भिजवा दी। मानव को यह देखकर बहुत अजीब लगा कि गरुड़ दल वाले जब चिट्ठी भेजते हैं तो चिट्ठी गरुड़ का रूप लेकर जाती है, लेकिन जब नाग दल वाले चिट्ठी भेजते हैं तो चिट्ठी नाग के रूप में बदल कर जाती है। मानव ने सोचा कि उसे कैसे भी करके इन तीनों दलों के बीच में आपसी संबंध बनाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी होंगी, वरना ये तीनों दल आपस में एक दूसरे से चिट्ठी व्यवहार नहीं कर पाएंगे। जैसे ही तेजस्विनी को मानव की चिट्ठी मिली, वो तुरंत वहां से चली आई और थोड़ी देर में ही मानव के पास पहुंच गई। मानव ने तेजस्विनी को प्रणाम किया और उसके साथ सभा कक्ष में जाकर बैठ गया। तेजस्विनी को मानव ने आजकल की सारी घटनाओं के बारे में बताया और बोला, हमें कैसे भी करके अब अपने आगे के कार्यक्रमों को देखना होगा कि अगर लड़ाई ठनती है तो हमारी जनता को कोई तकलीफ ना हो। तेजस्विनी ने मानव की योजना पूछी तो मानव बोला, हमें अपना दल का विकास करने के लिए 3 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पहला खेती, दूसरा व्यापार और तीसरा योद्धा। तेजस्विनी ने मानव की बात सुनी तो बोली, खेती तो हम कर रहे हैं और काफी सालों से कर रहे हैं, तुम उसमें नया क्या करना चाहते हो? सामने मेज पर हाथ रखकर सामने की ओर झुकते हुए मानव बोला, हम तीनों दल बहुत सालों से खेती कर रहे हैं, लेकिन वो खेती हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हम अभी भी खाने के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। कभी हम विराट नगर से खाना मांगते हैं, कभी दूसरी जगह से। मैं चाहता हूं कि हमारे पास इतना भोजन हो कि हम अपने लोगों को भी खिला सकें और जरूरत पड़ने पर दूसरे दलों को भी भेज सकें। मेरे पास कुछ उपाय हैं जिन्हें मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और हम खेती को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मैंने गरुड़ धाम में इसका प्रयोग किया था
और वहां पर काफी सफल रहा था। तेजस्विनी ने मानव की बात सुनी तो बोली, तुम्हारी खेती का उपाय ठीक है, लेकिन व्यापार को इस तरह बढ़ावा देने से तीनों दलों में असंतुलन हो सकता है। मानव ने चौंकते हुए पूछा, असंतुलन? कैसा असंतुलन? तेजस्विनी मानव की तरफ देखते हुए बोली, तुम जानते हो ना मानव, तुम्हारी मां और पिता की शादी कैसे हुई थी और उसकी वजह से क्या क्या समस्याएं हुई थी। जब सारे दल आपस में एक दूसरे के लिए व्यापार के लिए जाएंगे तो उनके आपसी संबंध और प्यार मोहब्बत की घटनाएं बढ़ेंगी। फिर ऐसी ही चीजें सामने आएंगी जिससे सभी दलों में तनाव बढ़ सकता है। मानव मुस्कुराते हुए बोला, मौसी जी, अगर ऐसा होता है तब तो आपको खुश होना चाहिए कि फिर यहां मानवेंद्र जैसे एक नहीं हजारों लोग होंगे जो आपस की सभी दुश्मनी हमेशा के लिए मिटा देंगे। तेजस्विनी मानव की इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो अंदर से अपने खून को पहली प्राथमिकता देने वाले लोगों में से थी, लेकिन मानव के आगे वो कुछ बोल नहीं पाई। तेजस्विनी आगे बढ़ते हुए बोली, और योद्धा वाली बात उसे मैं देख लूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना हुलिया और अपना रंग रूप बदलना होगा। जवाब में मानव ने अपने कंधे उचका दिए और बोला, मेरे कपड़े और मेरा हुलिया तो ठीक है ना मौसी जी। तेजस्विनी मानव को समझाते हुए बोली, अब तुम कोई ऐरे गैरे लड़के नहीं हो सकता है तुमको सादगी पसंद हो, लेकिन योद्धा तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी आज्ञा का पालन तभी करेंगे जब उनकी नजर में तुम्हारा डर और तुम्हारा सम्मान होगा। सांप अगर फुफकारना छोड़ दे तो लोग उससे डरना छोड़ देते हैं, इसलिए तुमको अपने दल में तन के रहना होगा और कुछ ढंग के अच्छे राजसी से कपड़े पहनने होंगे, और इस मामले में मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगी। तभी एक सिपाही बाहर से भागते हुए तेजस्विनी के पास आया और उसे एक चिट्ठी पकड़ा दी। तेजस्विनी ने चिट्ठी पढ़ी तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मानव ने उसकी तरफ देखा तो तेजस्विनी बोली, हमें जल्दी से यहां से चलना होगा, किसी ने दक्षिणी तरफ हमला किया है। क्या तेजस्विनी मानव के व्यापार वाले उपाय पर लगाएगी कोई अंकुश? क्या मानव रोशनी को वापस बुला पाएगा? कौन है ये जिसने किया है नाग दल पर हमला? क्या मानव दे पाएगा ममता की जीव काटने वाले को सजा? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, ओनली ऑन पॉकेट FM।